दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी तुलसीराम जी की आत्मकथा, जो दलित आत्मकथा है, उनका वाचन कर रहे हैं। मुर्दहिया का पीछे की कक्षाओं को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। इन्हीं दिनों पिताजी के भाइयों में दूसरे नंबर वाले भंडारी चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल से रिटायर होकर घर वापस आए। उन्हें रिटायरमेंट के बाद कुल जमा राशि 1760 रुपये मिली थी। सभी लोग डाकुओं के डर से आतंकित थे, अतः मुन्नर चाचा, जो घर के मालिक थे, इन रुपयों को डाकू चोर के भय से एक कपड़े में बांधकर रोज उसी भैंसुर में पड़ी चारपाई पर मेरी पीठ के नीचे रख देते थे। मैं इन्हीं नोटों पर हफ्तों सोया करता था। सुबह होते ही मुन्नर चाचा रुपयों को उठा ले जाते थे। बाद में एक बड़ा सा आम का पेड़ खरीदा गया, जिसकी लकड़ी से पुराने घर को फिर से नया बनाया गया। उस समय 8-10 आदमियों का एक ग्रुप लकड़ चिरवा कहलाता था। मेरे घर के रजई भैया लकड़ चिरवा थे। लकड़ चिरवा बहुत कम लोग होते थे, क्योंकि उन दिनों किसी हरे पेड़ को काटना महापाप समझा जाता था। अतः लकड़ चिरवा ग्रुप स्वयं कभी किसी पेड़ को नहीं काटता था। उसके लिए 10-20 गांव में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता था जो 5 रुपए लेकर किसी बिके हुए पेड़ की जड़ को 5 टांगा मारकर काटता था। इसके बाद लकड़ चिरवा ग्रुप उस पेड़ को काटकर गिरा देता था। इस 5 टांगा मारने वाले व्यक्ति को आम लोग बहुत बुरा समझते थे। हमारे पूरे इलाके में बेलाकोट नामक गांव में एक व्यक्ति था जो घूम घूम कर टांगा मारता था। उसकी जीविका का वही साधन था। पेड़ों की रक्षा के प्रति हमारे इलाके के ग्रामीण जीवन की यह अनोखी संवेदनशीलता थी। किसी भी हरे पेड़ को काटे जाने के बाद गांव की महिलाएं बहुत दुखित हो जाती थी। विशेष रूप से मेरी बुढ़िया दादी बार बार ऐसे पेड़ों का जिक्र करती रहती थी। वह अक्सर कहती थी कि पेड़ काटने से आसमान उदास लगने लगता है। सन 1961 का साल जाते जाते हमारे गांव को झकझोर गया। हुआ यह कि दिसंबर के महीने में कोल्हाड़ यानी घर के सामने जहां गन्ना पेरने वाली कल गड़ी हुई थी ने से नधे दोनों बैलों को हाँक रहा था, क्योंकि गन्ने की पेरोई चल रही थी। पास ही में चूल्हे के पर गुड़ पकाने के लिए कराहा भी चढ़ा हुआ था। अचानक दोनों बैल बाव बाव कर के आधा गुड़ हलक्कर चूल्हा पर गिर गया। शीघ्र ही बस्ती वाले भुडोल भुडोल कहकर चिल्लाने लगे। गांव की अनेक झोपड़ियां गिर गई, दीवारें भी फट गईं, किंतु किसी की जान नहीं गई। सन 1906 में इटली में आए भीषण भूकंप के दौरान खंडहरों को देखकर वहां उपस्थित रूस के महान लेखक कोको ने ठीक ही कहा था कि ऐसा लगता था कि मानो मृत पाषाण जीवित होकर प्रकृति पर मानव के विजय की विरुद्ध उससे बदला ले रहे हों। सन 1962 के आते ही स्कूल तथा सभी ग्रामीण इलाकों की छटा बदलने लगी थी। कारण था देश का तीसरा आम चुनाव, जो फरवरी में होने वाला था। माफी चाहती हूँ। उन दिनों पार्टियों के नेता जनसभाओं पर विशेष जोर न देकर के गांव-गांव घूमकर चुनाव प्रचार करते थे, जिसके कारण गांव में बड़ा गर्मजोशी का माहौल बन जाता था। इसी माहौल में पहला सामना हुआ बनारस के विख्यात साधु स्वामी करपात्री जी से, जो हमारे स्कूल में पधारे थे। हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास ने पहले ही सूचना दे दी थी कि स्वामी जी अमुक दिन आने वाले हैं। स्वामी जी के बारे में अध्यापक लोग कहते थे कि दोनों करों यानी हाथों में जितना भोजन अटता है उतना ही वे खाते हैं, इसलिए उनको करपात्री कहा जाता है। इस तथ्य को जानकर हम सभी बहुत अचंभित थे। उनके आने से पहले हमें स्कूल के पीछे पोखरा के किनारे आम के पेड़ों के नीचे बैठाया गया था। शीघ्र ही बाबा हरिहर दास, जो हमेशा श्वेत वस्त्रधारी रहते थे, गेरुआधारी स्वामी करपात्री जी को अपने मंदिर में लेकर सभा स्थल पर पहुंचे। तत्काल अध्यापकों के आदेशानुसार हम सभी छात्रों ने साष्टांग लेकर दूर से ही प्रणाम किया। उस समय हम सभी स्वामी करपात्री जी के दर्शन के लिए भाव विभोर हो गए थे। वे बिना किसी प्रस्तावना के गाने लगे, श्री राम जय जय राम। हम सभी छात्र और अध्यापक पूरे 1 घंटे तक इस जाप को दोहराते रहे। इसके अलावा वे कुछ भी नहीं बोले। बाद में बाबा हरिहर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में राम राज लाने का काम कर रहे हैं। याद रखिएगा कि मुर्दहिया जो हमारी आत्मकथा है, उसमें राम राज लाने का कार्य कौन करता है, तो स्वामी करपात्री जी। क्योंकि हरिहर दास भी अगर दे देगा तो आप कन्फ्यूज कर जाइएगा, तो याद रखिएगा करपात्री जी। जाहिर है कि उनकी पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी।
राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। मैं इस पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, किंतु स्वामी करपात्री जी से इस बात के लिए बहुत प्रभावित था कि दोनों हाथों में जितना अटता है उतना ही वे खाते हैं। बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जीवन में मुझे पहली बार 1968 में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक राम राज्य और मार्क्सवाद, पुस्तक का नाम राम राज्य और मार्क्सवाद, से पता चला कि स्वामी करपात्री जी ने 1957 में मार्क्सवाद और राम राज्य नाम की एक भारी भरकम पुस्तक लिखी थी। देखिए, राम राज्य और मार्क्सवाद महापंडित राहुल सांकृत्यायन का है और मार्क्सवाद और राम राज्य वही करपात्री जी का है। पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का समर्थन किया था। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिज्म का विरोध तो किया ही था। इतना ही नहीं, स्वामी करपात्री जी ने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश का जबरदस्त विरोध किया था, जिसके चलते वे जेल भी गए थे। इससे पहले स्वामी जी ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1951 में प्रस्तुत हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य निकल रहे हैं कि हिंदू कोड बिल जो किसके द्वारा दिया गया था, अंबेडकर द्वारा, और कब निकला था, 1951 में, उसका विरोध करते हुए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती। स्मरण रहे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारत की समस्त महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार दिलाना चाहते थे, किंतु हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध के चलते जवाहरलाल नेहरू ने बिल को वापस ले लिया था। किसने बिल को वापस ले लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और उसका विरोध कौन कर रहे थे? तो हिंदू कट्टरपंथी ले लिया था, जिसके विरोध में डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो योगदान वे भारतीय संविधान लिखकर नहीं कर पाए थे, उसे वे हिंदू कोड बिल के माध्यम से पूरा करना चाहते थे। इन तमाम जानकारियों के बाद स्वामी करपात्री जी के प्रति 7वें दर्जे में पढ़ते हुए जो अगाध श्रद्धा जागी थी, वह एकाएक चकनाचूर हो गई। स्वामी करपात्री जी के बाद जनसंघ पार्टी के उम्मीदवार ने, जो रानीपुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, हमारे स्कूल में एक सभा की। वे बार बार राणा प्रताप तथा रानी लक्ष्मीबाई का गुणगान करते हुए भाषण देने लगे। हमें उनकी बातें बड़ी उबाऊ सी लगती थी। स्कूल के बड़े छात्रों का कहना था कि जनसंघ अमीरों की पार्टी है। हमारे क्षेत्र में जनसंघ के बारे में लड़के एक रोचक नारा लगाते थे। चूंकि जनसंघ का चुनाव चिन्ह दिया बाती था, याद रखिएगा कि जनसंघ का चुनाव चिन्ह दिया बाती था, इसलिए लड़कों का नारा था, इस दिए में तेल नहीं, चुनाव जीतना खेल नहीं। वास्तव में इस नारे को हमारे क्षेत्र के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने लोकप्रिय बनाया था। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का भी काफ़ी जोर था। एक बार फिर वही कार्यकर्ता हमारे गांव आए और पिछले चुनाव की तरह घर के सामने वाली दीवार पर हसिया बाली का चिन्ह गेरू से बना दिया। उनकी मंडली ने एक क्रांतिकारी गाना गाया जो इस प्रकार था, ललका झंडा मोटका डंडा कब उठैबा बलमू, जमींदार लुटेरबा कब भगैबा बलमू, ललका झंडा मोटका डंडा कब उठैबा बलमू। कहरवा धुन वाला यह गाना मेरे दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। इस गाने को फैज़ाबाद जिले के राजबली यादव नाम के एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लोक गायक ने लिखा था। मैं स्कूल से वापस आने के बाद बस्ती के अन्य बच्चों के साथ खलिहान में चला जाता। हम मैदान के कूड़ेदान में पड़े लोहे से के टूटे गगरे को उठा लाते और उस नगाड़े की तरह लकड़ी से बजा बजा कर ललका झंडा मोटका डंडा वाला गाना शुरू कर देते थे। हम घंटों तक इसे गाते रहते थे और हमारे इर्द गिर्द बड़े लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। हम गोरू चराते जब कभी मुर्दैया पर होते तो हमारी इस लकड़ ध्वनि पर नटिनियाँ नाच नाच कर पागल सी लगने लगती थी। राह चलते कल्पना में मैं ललका झंडा मोटका डंडा लिए लोगों का हुजूम देखता। इसी हुजूम में मैं स्वयं को ढूंढता। उधर पिछले चुनावों की ही तरह रात में ब्राह्मण हमारे घर आते, कौड़ा तापते और गांजा पीते हुए चुनाव पर चर्चा करते। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट का भी प्रभाव था। किसका? कांग्रेस, कम्युनिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का, जनसंघ का नहीं था। किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था। इस दौरान हमारी दलित बस्ती में एक विवाह समारोह के अवसर पर टुटुआ का नाच आया। टुटुआ की बेटी हमारे गाँव में ब्याही गई थी। देखिए, टुटुआ का नाच आया था। टुटुआ की बेटी हमारे गांव में ब्याही गई थी। वे जन्म से ही एक हाथ के टूटे थे।
टूटे हाथ में पंजा नहीं था और वह पूरी बाह बड़ी पतली थी, इसलिए उन्हें टुटुआ के नाम से जाना जाता था। वे अत्यंत हाजिर जवाब स्वांग थे। उन्होंने एक नाच मंडली खोल ली थी जिसे टुटुआ का नाच के रूप में बहुत ख्याति मिली थी। वे अपने पेट पर ढेर सारा कपड़ा बांधकर मोटी तोंद बना लेते और फटी हुई कोट पैंट पहनकर सिर पर हैट लगाकर अंग्रेज बन जाते थे। अपने लूले हाथ को दूसरे हाथ की मुट्ठी में नीचे ऊपर करते हुए वे मंच पर एक नेता का अभिनय करते हुए गाने लगते। हमें दे दा वोट भैया, हमें दे दा वोट, दौरत दौरत फटी गईली है कोट, हमें दे दा वोट भैया, हमें दे दा वोट, लैला 10 रुपया के नोट भैया, हमें दे दा वोट, बोतल बोतल सूखी गईले है होठ भैया, हमें दे दा वोट। टुटुआ के इस व्यंग ने हमारे पूरे क्षेत्र में धूम मचा दिया था। हम लोग इस गाने को गगरे की लकड़ ध्वनि पर खूब गाते और अपना मनोरंजन करते। टुटुआ भी एक अनपढ़ खेत मजदूर थे, किंतु उनकी सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य शैली हरिशंकर परसाई जैसी थी। याद रखिएगा, हरिशंकर परसाई जैसी थी। उनके मुख से निकले हुए स्वतः स्फूर्त डायलॉग श्रोताओं के मस्तिष्क में हिलती हुई लकीर जैसा कंपन पैदा कर देते थे। उनके साथ अपने संदेश को संचारित करने की अद्भुत शैली थी। उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे पूर्व नियोजित ढंग से कोई गीत या डायलॉग तैयार नहीं रखते। चूंकि वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए मंच पर आते ही सामाजिक यथार्थ को देखते हुए उनकी वाणी प्रस्फुटित हो जाती थी। शीघ्र ही श्रोता उनके स्वर में अपना स्वर मिलाने लगते थे। टुटुआ की याद आने पर याद आता है गौतम बुद्ध की समकाली वह व्यक्ति जिसका नाम था तालपुट नाटककार। हरिशंकर परसाई के समतुल्य कौन था? तो टुटुआ। और बुद्ध का समकालीन वह व्यक्ति तो तालपुट नाटककार। तालपुट नाटककार की एक बृहद नाटक मंडली थी जिसे लेकर हर गांव गांव घूम घूम कर नाटक दिखाता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन वह अपनी मंडली के साथ श्रावस्ती पहुंचा और बुद्ध का उपदेश सुना, जिसके बाद वह बौद्ध भिक्षु बन गया। चुनाव के दौरान एक अन्य दलित लोक गायक सुखई भी हमारे गांव आए। सुखई की बहन हमारे गांव में रामबली नामक खेत मजदूर से ब्याही गई थी। सुखई किस्सा गायकी के महान अभिनेता थे। वे रानी सारंगा, छप्पन छुड़ी, सवरू लोरी जैसे लोकप्रिय प्रातों से संबंधित प्रचलित लंबी लंबी कहानियों को गा गा कर सुनाते थे। किस्सा गायन में समय समय पर वार्तालाप शैली का भी समावेश होता रहता था। सुखई अपने आप में एक बृहत मंडली थे। नाच मंडलियों में तो अनेक कलाकार होते हैं, किंतु किस्सा गायकी में सुखई अकेले होते थे। फिर भी किस्सा समाप्त होते होते वे दर्जनों पात्रों की भूमिकाएं निभा चुके होते थे। सुखई भी अनपढ़ खेत के मजदूर थे, किंतु उनकी याददाश्त बेजोड़ थी। किसी एक कहानी को वे घंटों गाते रहते और श्रोता मंत्रमुग्ध हो अविरल शांत मुद्रा में आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी तरफ देखते रहते। उनकी किस्सा गायकी अक्सर रात में खाना पीना समाप्त होने के बाद शुरू होती और सुबह मुर्गों के बोलने तक जारी रहती थी। उन्हें सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। वे अपनी इस कला में किसी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे हमेशा खड़े होकर अपने कानों में उंगलियां डालकर तेज स्वर में गा कर किस्सा सुनाने लगते थे। ऐसी ही गतिविधियों के बीच सन 1962 का आम चुनाव संपन्न हुआ। हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया मैं देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद अपने पिता तथा माँ के साथ वापस घर आ रहा था तो पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहर दास ने उन्हें 2 रुपया इसलिए उन्होंने रामराज को वोट दे। रामराज का मतलब स्वामी करपात्री जी की रामराज्य परिषद नामक पार्टी से था। यद्यपि मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, किंतु मेरा स्वाभाविक झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ था। विशेष तौर पर ललका झंडा मोटका डंडा वाला अमिट प्रभाव के चलते मुझे पिताजी के 2 रुपए वाले प्रकरण से बहुत गलानी हुई। लेकिन उनसे कुछ कह नहीं पाया। आम चुनावों के शीघ्र यह 2 रुपये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि 2 रुपये घूस दिया गया था वोट देने के लिए। आम चुनावों के शीघ्र बाद होली का त्योहार आया। इस अवसर पर हमारी दलित बस्ती से ब्राह्मणों की एक बार फिर ठन गई। वह यह था कि हमारी चमरौटी और जाता था। यह कार्य होलिका दहन में 1.25 महीना पूर्व बसंत पंचमी के दिन संपन्न होता था। इसके बाद रोज ब्राह्मण इधर उधर पड़ी लकड़ियां और झाड़ झंकाड़ उठाकर उस गड़े रेड़ की इर्द गिर्द रख देते थे। इस प्रक्रिया से होलिका के दिन जलाने के लिए लकड़ियों का बड़ा ढेर तैयार हो जाता था। किंतु उस होली में होलिका दहन के पूर्व कुछ दलितों की झोपड़ियां उठाकर ब्राह्मणों ने होलिका में डाल दी।
एक अंधविश्वास के कारण होलिका में डाल दी गई वस्तु को वापस उठाकर नहीं लाया जा सकता था। ब्राह्मणों की इस करतूत से दलित बस्ती में हाहाकार मच गया। इस बार दलितों ने मिलकर तय किया कि वे त्योहार के बाद वाली सुबह रात का बचा कुचा खाना ब्राह्मणों के घर मांगने नहीं जाएंगे। स्मरण रहे कि हमारे गांव में यह एक सदियों अपने अपने जमींदारों के घर से बचा हुआ खाना लाती थी, जिस पर घर के बच्चे टूट पड़ते थे, क्योंकि ऐसा भोजन स्वादिष्ट हुआ करते थे। सन 1962 की होली के अवसर पर इस तनातनी के कारण दलित ब्राह्मणों के घर का खाना नहीं लाए। मेरी माँ भी हर त्योहार के बाद सुदेसर पाड़े के घर में से खाना लाया करती थी, किंतु इस होली खाना ना लाई। किंतु इस होली खाना न लाए जाने से दलित बच्चे बहुत निराश हुए थे। संभवतः कुछ निराशा मुझे भी हुई थी। इस संदर्भ में एक खास बात यह थी कि बसंत पंचमी के दिन होलिका गढ़ते ही बभनौटी और चमरौटी दोनों में होली संगीत समारोह शुरू हो जाते थे और बड़ी देर रात तक चलते थे। दलित बस्ती के संगीत समारोह पारंपरिक रूप से हमारे घर आयोजित होता था। ब्राह्मणों से तनातनी के कारण दलित बस्ती की होली काफ़ी रोचक हो गई थी। एक तरह की होड़ मची थी कि बभनौटी और चमरौटी में किसकी होली बेहतर ढंग से मनाई जाती है। मेरे पिताजी ने एक मनचाहा होली का गाना था, जिसे वे नहाते धोते हर समय जोर जोर से गाने लगते थे। वह गाना था, कवन बन राम लिए बनबासा, कवन बन राम लिए बनबासा, सुखल ताल हिलोरन लागे, ठूठी ठूठी डरिया के निकरैला गासा, कवन बन राम लिए बनबासा। चूँकि हमारे गांव के पूरब में मुर्दहिया का जंगल था तथा पश्चिम में ताल था, इसलिए पिताजी के गाते ही एक अजीबोगरीब दृश्य प्रस्तुत हो जाता था। बसंत पंचमी के आते ही जंगल के सूखे पत्ते झड़ जाने के बाद अत्यंत कोमल अरुणिमा लिए डाली डाली पर गांसे फूटने लगते थे तथा आसमान में बादलों के आते ही त्रिकोण आकृति में उड़ते हुए बगुलों का झुंड ताल की ओर मुड़ने लगता था। बंसू पाड़े अक्सर इन बगुलों पर अपनी बंदूक चला देते थे, जिससे उनकी पत्तियां बिखर जाती थी। बंसू पाड़े बगुला मारकर खा जाते थे। ये देखिए, बगुला मारकर कौन खाता था? बंसू पाड़े। दलित बस्ती की मजदूरी ने बंसू को बगुला मारने पर अक्सर गालियां देती रहती थी, क्योंकि दलित कभी बगुलों को मारकर नहीं खाते थे। पिछले अकाल की भूखमरी में भी किसी दलित ने बगुलों को कभी नहीं मारा। एक खास बात यह थी कि नए नए घासों के निकलते ही मुर्दहिया के जंगल के वे सारे पक्षी कलरव करने लगते थे, जिसका वर्णन युग युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। उस होली की तनातनी में ऐसा लगता था मानो बभनौटी के पास पोखरे पर स्थित घने पेड़ों पर बसेरा बनाए पक्षी कुछ अन्य राग अलापते थे, पर तथा दलित बस्ती के मुर्दहिया के पक्षी उनसे भिन्न कोई दूसरा राग। ऐसे माहौल में होली आई। एक परंपरा के अनुसार गांव में जब भी होली जलती थी, खूब तेज दौड़ने वाले युवक होली की आग से बीन जलाकर दौड़ते हुए गांव की सीमा के बाहर किसी अन्य गांव की सीमा में फेंक देते थे। बीन जलाकर दौड़ने वालों में दलित भी शामिल होते थे। बीन रेड़ के पेड़ से बनाई जाती थी। रेड़ काटकर उसकी पुनगी पर कपड़ा बांधकर मिट्टी के तेल में डुबा दिया जाता था, जिसे बीन कहते थे। हमारी बस्ती के दलित युवक भी बीन जलाने जब पहुंचे तो ऐसा लगता था कि ब्राह्मणों से मारपीट शुरू हो जाएगी। उसकी आशंका पहले से थी, इसलिए दलित महिलाएं गाय बैलों की तलवारनुमा पसलियां लेकर तैयार बैठी थी। संयोगवश होलिका दहन के समय किसी ब्राह्मण ने कोई विरोध नहीं किया। ब्राह्मणों के साथ दलितों ने भी बीन चलाया और वे भद्दे भद्दे होली का कबीर गाते हुए गांव की सीमा के पास परसुपुर की सीमा में पहुंच गए। हैरत की बात यह थी कि परसुपुर वाले हमारे गांव की तनातनी के चलते स्वयं लाठियां लेकर सीमा पर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी सीमा में बीन फेंकने का विरोध शुरू कर दिया। दूसरे की सीमा में बीन फेंकना अपशकुन समझा जाता था। बड़ी मुश्किल से दोनों गांव के बीच लड़ाई होते होते बची। उस होली में रात भर हमारे घर गादी चलती थी। दोनों चाचाओं के बड़ी संख्या में शिव नारायण पंथी चेले इकट्ठा हुए थे। रात भर गाना बजाना चलता रहा। इस दौरान जेदी चाचा की बहुत याद आती थी, विशेष रूप से गायन के बीच उनका जोर से डांटना। इस निरंतर गतिविधियों के बीच पिताजी कवन बन राम लिए बनबासा बार बार दोहराने लगते थे, जिसके बाद मठिया गांव से आए दुक्कू ढोकलची ढोल की आवाज़
दमक उठती थी। दूसरे दिन दोपहर तक रंगबाजी होती रही और उसके बाद एक बड़े हिदे में भंग तैयार हो गई। इस बीच बहरलगंज वाला बंकिया डोम अपना सिंघा बजाता हुआ फिरा धमका। वह बार बार कहता कि चौधरी साहब नहीं है तो क्या हुआ। सिंघा की चिंगार तेज होती रही और उस तनातनी वाली होली में बंकिया डोम ने जान डाल दी थी। इतना ही नहीं, उसने बमनौटी का सारा नज़ारा अपने सिंघे की फूंक से उड़ा डाला। इसी दौरान गांव के जोगी बाबा एक बार फिर अपना चिमटा बजाते हुए घर के पास वाले नीम के पेड़ के नीचे बम बम बोलते हुए खड़े हो गए। मुन्नर चाचा के मुंह से निकल गया, भांग पीला बाबा। इसके बाद जोगी बाबा शुरू हो गए, जैसन कहत बाड़ा भांग वैसन बभना खिंचले टांग, बड़ा ससतिया सहबाराम, बड़ा ससतिया सहबाराम। जोगी बाबा इस जुमले के साथ तनातनी वाली होली गुजर गई। इसके कुछ दिन बाद 8वीं का इम्तिहान हुआ और मैं कक्षा में प्रथम आया। सन 1962 वाले गर्मी के दिन थे। उस समय 8वें दर्जे में कृषि विज्ञान की पढ़ाई आवश्यक हुआ करती थी। साथ में हर छात्र को स्कूल के पास के दौरान में क्यारी बनाकर साग सब्जी फूल आदि तरह तरह की फसलें उगानी पड़ती थी। गाँव में छुट्टियां आने पर स्कूल के प्रधानाचार्य अध्यापक श्री धर्मदेव मिश्र ने इन फसलों की देखरेख के लिए मेरी ड्यूटी पक्की कर दी थी। साथ में 4 अन्य लड़के होते थे। बारी बारी से इन लड़कों की ड्यूटी बदलती रहती थी। हम लोग रात में भी स्कूल पर जाते और वहीं सो जाते। इस तरह स्कूली कृषि की रक्षा करते रहते। इस कार्य में हमें बुरा नहीं लगता था। एक दिन इस तरह की रखवाली करते हुए हम लोग होरहा भुनने किसी के खेत से चना उखाड़ लाए। रात का समय था। स्कूल की एक झोपड़ी थी जिसमें गन्ने की पत्ती जलाकर होरहा भुना जा रहा था। अचानक एक लुत्ती चिटक कर ऊपर झोपड़ी से चिपक गई। थोड़ी देर बाद झोपड़ी में आग लग गई। एकाएक हमारी हालत खराब हो गई। संयोगवश सब्जियों और फूलों की क्यारियों के पास एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। हम जल्दी जल्दी वहां से घड़े में भर पानी लाकर आग बुझाने में सफल रहे। हम बुरी तरह डरे हुए थे। प्रधानाध्यापक क्या कहेंगे। मैंने डरते डरते उनसे सारी बातें बता दी। होरहा की बात सुनकर वे हंस पड़े। बाद में वे इस होरहा का किस्सा स्वयं औरों को सुनाते फिरते रहे। हम लोगों ने गन्ने की नई पत्तियां तथा रहट्ठा लाकर बकेल की रस्सी से बांधकर झोपड़ी के जले हुए हिस्से को ठीक कर दिया। बकेल पलास की जड़ को कहते हैं, जिसे लोहे की निहाई पर रखकर हथौड़े से कूचकर पिदला कर दिया जाता है। इसके बाद उसका आकार पटुआ जैसा हो जाता है, जिससे रस्सी बना दी जाती है। गांव में अनेक शादियां होने वाली थी। हमारी 2 चचेरी बहनों की भी बारात आने वाली थी। उन दिनों हमारे गांव में ब्राह्मणों की शादियों में एक शास्त्रार्थ की परंपरा थी। शादी के दूसरे दिन बारातियों द्वारा मजलिस सजाई जाती है। यह कार्य अक्सर दोपहर के बाद संपन्न होता था। मजलिस के दौरान घराती बाराती आपस में तरह तरह के सवाल जवाब करते रहते थे। इन सवालों में धार्मिक सवाल ज़्यादातर होते थे। चूँकि 8वां दर्जा पास होते होते मैं गांव में काफ़ी चर्चित हो चुका था, इसलिए दलित बस्ती के लोग कहने लगे कि अब गांव में बारात आने पर ब्राह्मणों की तरह दलितों को भी शास्त्रार्थ करना चाहिए। दलित बस्ती में यह एक नई परंपरा स्थापित होने वाली थी, जिसका प्रमुख कारण था उस वर्ष वाली तनावपूर्ण होली। हमारी बस्ती के लोग यह दिखाना चाहते थे कि वे ब्राह्मणों से किसी मायने में कम नहीं हैं। कमरवा कमथरी नामक गांव से हमारे घर बारात आई थी। मेरे गुस्सैल नग्गर चाचा की बेटी किस्मतिया की शादी थी। उस दिनों दलितों के विवाह समारोहों के अवसर पर बानर बनेठी, गदा मुकद्दर, बाजी फिरी, कलैया तथा कुश्ती आदि जैसी देसी कलाओं का काफ़ी प्रचलन था। विवाह के दूसरे दिन दोपहर को उक्त सारी कलाओं का खूब प्रदर्शन हुआ, जिसमें घराती बाराती सभी शामिल हुए। इन्हें देखने के लिए आसपास के अनेक गांव में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। इसके बाद महफिल सजाई गई, जिसे मजलिस कहा जाता था। वैसे तो फारसी भाषा में मजलिस का मतलब पार्लियामेंट होता है। यहाँ देखिएगा कि मजलिस का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट होता है। सच माने तो बारात के साथ जो मजलिस सजाई गई थी वह सचमुच में अपने अर्थ के ही अनुरूप थी। गांव में दलितों की मांग पर मुझे कहा गया कि बारातियों से शास्त्रार्थ करूं। इस तरह की मजलिसों में लोग एक बड़ी बारात में काजू किशमिश गड़ी मुनक्का आदि लेकर प्रसाद की तरह उपस्थित लोगों में बांटते थे। साथ में सिगरेट बीड़ी पान का भी वितरण होता था। तेज गर्मी के कारण गुलाब जल से भरी पिचकारियां लोगों के चेहरों पर चलाई जाती थी।
उन दिनों गाँव में बिजली का नामो निशान नहीं था, इसलिए करीब 4 फीट की गोलाई में कपड़े से बना झालरनुमा बेना, जिसे लाठी में पिरोकर एक ताकतवर आदमी दाएं बाएं हिलाता था, तेज हवा का झोंका चल पड़ता था। ये मजलिसें मध्य युग के सुल्तानों के दरबारों जैसी लगती थी। ऐसे ही वातावरण में मुझे घर गांव वाले उकसाने लगे ताकि शास्त्रार्थ शुरू हो जाए। शर्म के मारे मेरा हाल बेहाल था। नग्गर चाचा बार बार कहते, पूछू पूछू तो से केहू न जीत पाई। ब्राह्मणों की बारात में पूछे जाने वाले धार्मिक प्रश्नों का मुझे अनुभव था, अतः काँपते काँपते मैंने हिम्मत जुटाई। चूँकि मैं वर्षों से शाम के समय बस्ती वालों की उपस्थिति में रामचरितमानस का पाठ किया करता था, इसलिए इस ग्रंथ का पूरा वृत्तांत मेरी जबान पर रहता था। उस सजी हुई मजलिस में हकलाते हुए खड़ा होकर मैंने बारातियों से पूछा कि रामचरितमानस की पहली चौपाई क्या है। मेरे इस सवाल पर पूरी मजलिस में सन्नाटा छा गया। काफ़ी देर तक कोई उत्तर नहीं आया। सन्नाटा जारी था। इसी बीच गांव के फेरू काका ने जोर से चिल्लाकर कहा, बता दे बेटा, बता दे। मैंने उत्साहवश गाकर बताया, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरी मय चूरन चारु, समान सकल भव रूज परिवारु। इस उत्तर के साथ ही वहां इकट्ठे सैकड़ों घराती खड़े होकर तालियां बजाने लगे। नग्गर चाचा बार बार कहते, और पूछा और पूछा। मेरा भी साहस ऐसा बढ़ा कि मैंने एक के बाद एक रामचरितमानस से प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। इन प्रश्नों में मनु शत्रुपा तप, मारीच प्रकरण, सीता त्रिजटा संवाद, मेघनाद वध आदि अनेक प्रश्न शामिल थे। बारातियों की ओर से कोई उत्तर नहीं आया पाया। घरातियों के दंभ का ठिकाना नहीं रहा। इस विजय के दंभ के कारण गांव के पहलवान एक बार पुनः बाना बनेठी बांधने लगे, जिसके कारण घरातियों बारातियों के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया। किसी तरह मामला शांत हुआ। इस प्रथम शास्त्रार्थ के विजय के बाद दूर दूर स्थित दलित बस्तियों के विवाह के अवसर पर शास्त्रार्थ के लिए मेरी मांग बढ़ने लगी। 8वां दर्जा पास करते ही यह मेरी एक विचित्र उपलब्धि थी। मैं मजलिसों में शास्त्रार्थ के लिए काफ़ी मशहूर हो गया था। जुलाई 1962 में जब स्कूल खुला तो 9वीं कक्षा का नज़ारा ही कुछ और था। मैं काफ़ी उत्साहित था। अन्य विषयों के साथ रेखा गणित का नया विषय था। मेरी रुचि इस विषय में इतनी बढ़ गई थी कि शीघ्र ही मैं किसी भी प्रमेय को हल कर लेता था। इन प्रमेयों में मुझे सबसे प्रमुख थी पाइथागोरस की प्रमेय, जिसे पूरे स्कूल में सिर्फ मैं हल कर पाता था। लेज़र के द्वारा पहले की ही तरह ही मैं मैदान में बैठ जाता और अनेक लड़के मुझसे घेर कर बैठ जाते थे और मैं ज़मीन पर खपड़े से लिखकर उन्हें प्रमेय हल करना सिखाने लगा। 9वीं कक्षा में मुझे रेखा गणित सर्वाधिक प्रिय लगती थी। इस बीच ना जाने क्यों मेरी कक्षा के कुछ छात्र मुझसे चिढ़ने लगे, जिनमें एक थे हीरालाल। वे लोहार जाति की थे, किंतु अकारण मुझे चमड़ा चमड़ा कहकर बुलाते थे और बात बात पर गालियां देने लगते थे। हीरालाल की एक विशेषता यह थी कि वे फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उनकी इस कला के सभी लोग सराहना करते थे। मैं भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, किंतु वे मुझे जन्मजात दुश्मन समझने लगे थे। वे हमेशा कुछ क्षत्रिय छात्रों के साथ रहते और जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल करते। इन लोगों के चलते कक्षा में मेरे लिए बैठना मुश्किल हो गया था। इस दौरान अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध शुरू हो गया। 20 अक्टूबर भी यहाँ दिया हुआ है। हमारे स्कूल के अध्यापक रोज युद्ध की बातें करते हुए देश प्रेम से संबंधित किस्से कहानियाँ सुनाते। प्रधानाध्यापक धर्मदेव मिश्र लगभग रोज ही स्कूल पर सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रहा है और सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते। ये अध्यापक लड़कों को लेकर गांव-गांव घूमते और सुरक्षा कोष के लिए रुपया इकट्ठा करते। कई जगहों पर औरतें सोने के छोटे मोटे गहने भी दिया करती थी। इकट्ठा की गई धनराशि तथा अन्य सामग्री विकास केंद्र जहानागंज में सौंपी जाती थी। मैं भी इन कार्यों में हिस्सा लेता। उस समय चीन के बारे में अनेक किस्से कहानियाँ स्कूल तथा गाँव में फैली हुई थी। नग्गर चाचा का बेटा कुद्दन ना जाने कहाँ से सुनकर आया था। वह कहता था कि चीन में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देती है। फिर दावत में आए हजारों बूढ़ों को गोली मार दी जाती है। ऐसी ऐसी कहानियों को सुनकर मैं चीन से बहुत घृणा करने लगा था। धर्मदेव मिश्र बताते कि चीनी लोग छिपकली, गिरगिट, सांप आदि सब कुछ खा जाते हैं। ऐसा सुनकर चीन से घृणा और बढ़ जाती। इस तरह हमारे गांव में चीन विरोधी लहर सी व्याप्त हो गई थी। कुछ लोग
छुन छिन बोलते हुए चीनियों की नकल करके खूब हंसते। मेरे मन में अमेरिका के प्रति भी घृणा का भाव उमड़ता रहता था, क्योंकि हथियार के लिए उसे सोना चाहिए था। यह बात मेरे गले नहीं उतरती थी। उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्र गुप्त आए हुए थे। हम अपने सारे अध्यापकों के साथ उस सभा में गए थे। चंद्र गुप्त मंच पर विराजमान थे। हजारों की भीड़ जमा थी। इस बीच मंच पर वही पुराने बिरहा उस्ताद जयश्री यादव अपनी मंडली लेकर आए। वे खड़े होकर लोहे की करताल बजाते हुए गाने लगे। दौरा दौरा भारत के किसनवा, सिमनवा पर चोर अइले चिनवा, सुरक्षा कोष में दान देबे साथे के टिकौआ, मथे के टिकौआ रामा मथे के टिकौआ, और देबे हाथे के कंगनवा, सिमनवा पर चोर चोर अइले चिनवा। इसी धुन पर वे अपने बिरहा के माध्यम से एक विवाहिता युवती के सारे आभूषण सुरक्षा कोष को समर्पित करा देते हैं। इस बिरहा का तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि अनेक औरतें अपनी अपनी अंगूठी मुनरी उतारकर सौंपने लगी। मैं भी इस मंत्रमुग्ध इस बिरहा को सुनता रहा। बड़ा रोमांच था। उस समय ऐसा लगता था कि यदि कोई चीनी मिल जाए तो उसकी बोटी बोटी कर दी जाए। इस युद्ध के दौरान जयश्री यादव हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत मशहूर हो गए थे। वे जगह जगह आयोजित सभाओं में इस बिरहा को गा गा कर देश भावना जगाते रहते थे। युद्ध की चर्चाओं से हमारी पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। युद्ध बंद होते ही कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगा। भंडारी चाचा जब कलकत्ता से रिटायर होकर आए तो वे मेरे लिए कहीं से एक पजामा लाए थे, किंतु मैं शर्म के मारे उसे नहीं पहनता था। 9वीं कक्षा में बहुत सारे लड़के पजामा पहनकर आते थे। एक दिन मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पजामा पहनकर स्कूल चला। शर्म के मारे पजामा को ऊपर खौस लिया था ताकि वह धोती की तरह लगे। पहले दिन एक बार कक्षा में बैठा तो दिन भर बैठा ही रहा। शर्म के मारे उठा नहीं। बड़ी तेज पेशाब लगी थी, किंतु अपनी दर से हटा नहीं। शाम को छुट्टी होने पर सबसे बाद में कक्षा से निकलकर पहले पास वाले अरहर के खेत में गया। वापस आने पर बड़ी राहत मिली। पाजामा पहने देखकर गांव के ब्राह्मण कहते, बाप के पाद ना आवे, पूत शंख बजावे। जाहिर है मेरे बाप खेत में मजदूरी करते थे, इसलिए उक्त व्यंग मुझे बहुत खलता था, किंतु कुछ जवाब नहीं दे पाता था। ब्राह्मण यह भी कहते, अरे ई तो अनकुटवा जैसन लगत हो। हमारे गांव के पास वाले गांव भुजही के रहने वाले 2 मुस्लिम भाई थे, जो बड़ी सड़सी नुमा एक मशीन लेकर गांव गांव घूमकर बैलों के अंडकोशों को कुचल कर बधिया करते थे। बैलों को बधिया करने का तरीका बड़ा निर्दयी होता था। बैलों को पटक कर 8-10 आदमी बांस की कांडियों से उसे सुअर की तरह दबाते रहते थे और इस तरह अनकुटवा उसे बधिया कर देते थे। वे भी मेरी तरह पजामा ऊपर खास उटंग करके आते जाते रहते थे, या यूँ कहें कि मैं उनकी तरह पजामा खोस कर चलता था। यही कारण था कि गांव के ब्राह्मण मुझे अनकुटवा जैसा कहने लगते थे। धीरे धीरे स्कूल में भी अनेक छात्र मुझे अनकुटवा कहने लगे। उधर मेरी दलित बस्ती के लोगों ने भी मेरे पजामे का लगभग आधा दर्जन पर्यायवाची शब्द बना डाला, जिनका उल्लेख करना संभवतः भाषा की अवमानना होगी। इस बीच एक दिन मैंने स्कूल के बरामदे में खड़ी एक साइकिल के हैंडल को छू दिया। यह साइकिल भुजही गांव के रणबीर सिंह की थी। पूरे स्कूल में वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो साइकिल से आते जाते थे। मैंने ज्यों ही साइकिल को छुआ, अचानक पीछे से मेरे सिर पर जोर का तमाचा लगा और मैं गिर गया। उठने से पहले मुझे सुनना पड़ा, चरजामा पहिर के तोहार दिमागवा खराब हो गईल है, सरऊ कहीं के। ऐसा सुनाने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं रणबीर सिंह थे, जो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, जिन्हें मैं देख नहीं पाया था। यह घटना मेरे पजामे की पराकाष्ठा थी। अंततोगत्वा इसने मुझे पिटवा ही दिया। यह पजामा मेरे लिए मुसीबत बन गया था। मैं कितना भी ऊपर खोजकर उसे धोतीनुमा बनाता, वह उटंग होकर सही मायनों में मुझे अनकुटवा की श्रेणी में ला देता था। आखिर साला था तो पजामा ही। और अगली कक्षा में हम छठा जो है उसका वाचन करेंगे। चलिए, बुद्ध की राह। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।